सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रूस्टर का नियम पढ़ेंगे और इसके आधार पर सिद्ध करेंगे कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है। यह हम सिद्ध करेंगे ब्रूस्टर के नियम के आधार पर। बच्चों, जो सामान्य प्रकाश होता है जैसे बल्ब का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, इस प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। अध्रुवित प्रकाश का मतलब ये होता है कि जिसके कंपन सभी दिशाओं में एक जैसे होते हैं, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, मतलब चारों दिशाओं में जिसके कंपन एक समान होते हैं, उस प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी कहने को तो उस प्रकाश में सममिति होगी, सिमेट्री होगी। सिमेट्री का मतलब चारों तरफ एक जैसा होता है, तो उस प्रकाश को हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। और एक होता है ध्रुवित प्रकाश, जिसके कंपन केवल एक ही तल में होते हैं, उस प्रकाश को हम बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश होते हैं या समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ब्रूस्टर के नियम का जो उपयोग होता है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्रूस्टर का नियम का उपयोग कब करेंगे? कोई अध्रुवित प्रकाश है, मान लो बल्ब का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकाश को यदि ध्रुवित करना हो, मतलब उसके कंपनों को अवशोषित करना हो, एक ही तरह के कंपन उसमें उत्पन्न करना हो, तब हम ब्रूस्टर के नियम का उपयोग करते हैं। तो मान लो कि हमारे पास कोई अध्रुवित प्रकाश है जिसके कंपन सभी दिशाओं में इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये सिमेट्री है, सममिति है, एक जैसा प्रकाश है। जब इस अध्रुवित प्रकाश को, इसमें दोनों तरह के कंपन होंगे, ध्यान रखना, एक डॉट के द्वारा बता रखा है, ये डॉट और एक ये लाइन के द्वारा बता रखा है। दो तरह के कंपन यहाँ पर है, एक ये डॉट को हम लंबवत कंपन कहते हैं, लंबवत कंपन, और ये जो एरो का निशान बता रखा है ये समांतर कंपन कहलाते हैं, वाइब्रेशन कहलाते हैं। एक परपेंडिकुलर होता है और एक पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो दो तरह के कंपन होते हैं प्रकाश में, सामान्य प्रकाश में। ध्यान रखना, सामान्य प्रकाश में क्या होता है, जिसको हम अध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं, दो तरह के कंपन होते हैं, लंबवत भी कंपन कर सकता है और समांतर भी कंपन कर सकता है। तो ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जब यह अध्रुवित प्रकाश किसी आंशिक रूप से पालिश की सतह पर आपतित होता है, इंसिडेंस होता है, उससे जाके टकराता है, क्या होगा कि जब अध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित प्रकाश है, ये आ रहा है, ये आपतित किरण है, ये और यहाँ पे टकराता है, आपतित होता है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो परावर्तित प्रकाश होता है, टकरा के जब वापस जाता है इसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं, और ये प्रकाश होता है इसको हम परावर्तित प्रकाश कहते हैं। टकरा के जब वापस जाता है तो ये वाला जो प्रकाश होता है परावर्तित प्रकाश, ये कैसा हो जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। यानी कहने का मतलब जब ध्रुवित हो जाएगा तो इसमें केवल एक ही तरह के कंपन रहेंगे, उस प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यह केवल लंबवत कंपन ही इसमें उत्पन्न होते हैं। समांतर कंपन जैसे टकराएगा तल के द्वारा क्या हो जाएगा, वो अवशोषित हो जाएगा। टकराने के बाद जब वापस प्रकाश जाता है तो केवल उसमें एक प्रकार के कंपन रह जाते हैं, जो हमारे पास चित्र में लंबवत कंपन यानी डॉट के द्वारा हमने उसको प्रदर्शित कर रखा है। तो जब एक ही तरह के कंपन होते हैं तो उस प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जिसमें दोनों तरह के कंपन होते हैं उसको हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ध्यान रखना। तो अध्रुवित प्रकाश को यदि हम ध्रुवित प्रकाश में बदलना है, ये दोनों तरह के कंपन इसमें आ रहे थे, उसमें अपने को एक ही प्रकार के कंपन प्राप्त करना है, तो हम ब्रूस्टर के नियम का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना। अब इसमें जो अपवर्तित प्रकाश होता है जो अंदर जा रहा है, उसमें दोनों तरह के कंपन मिलते हैं, ये अध्रुवित प्रकाश ही होगा। ध्यान रखना। ध्रुवित कौन सा होगा, परावर्तित। अपवर्तित मतलब जो अंदर जाने के बाद क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, उसको अपन अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की घटना पड़ी है, जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराएगा, जैसे पानी में, तो पानी की सतह से टकरा के क्या होता है, वो अपने चेहरे पे भी आता है लाइट,
है, जिससे अपना चेहरा उसमें कुछ दिखता है। कुछ प्रकाश अंदर भी जाता है जिससे पानी के अंदर की सतह भी अपने को दिखाई देती है। यानी उसमें दोनों तरह की घटनाएं होती है। पानी में परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। तो अपवर्तन ये वाली अपवर्तित किरण कहलाएगी और टकरा के वापस जाने वाली परावर्तित किरण कहलाती है, ध्यान रखना। तो ये आपतित किरण है, आ रही वो, जब इससे टकराएगी तो ये परावर्तित हो जाएगी और कुछ भाग उसका अपवर्तित भी हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि ये वाली जो किरण है, यानी ये वाली परावर्तित प्रकाश होगा, ये समतल ध्रुवित हो जाएगा। इसमें केवल एक प्रकार के ही कंपन होते हैं, उस कंपन को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इसमें दोनों तरह के कंपन होंगे, लंबवत कंपन भी होते हैं और समांतर कंपन भी होते हैं। इस प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मतलब यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो ऐसा कैसा यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ अलग तरह का प्रकाश मिलेगा। मतलब इसके कंपन अवशोषित हो जाएंगे। जो इस तरह के कंपन होंगे तल के द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, केवल लंबवत कंपन है वही अपने को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ब्रूस्टर के नियम का उपयोग हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए किया जाता है। अब इसमें अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त होगा? परावर्तित प्रकाश जो होता है वो ध्रुवित होता है, अपवर्तित प्रकाश जो होता है वो अध्रुवित ही रहता है, ध्यान रखना। अब इसमें ये परावर्तित प्रकाश हमेशा ध्रुवित होगा, लेकिन एक विशेष कोण पर, ध्यान रखना, इसमें भी परावर्तित प्रकाश ध्रुवित प्राप्त होता है, लेकिन एक विशेष कोण पर जिसको हम ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर का कोण भी कहते हैं, उस कोण पर ये परावर्तित प्रकाश ये वाला 100% यानी पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित होगा लेकिन थोड़ा बहुत ही होगा। यदि एंगल का मान बढ़ाते गए एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो परावर्तित प्रकाश होता है ये पूर्णतः यानी 100% ध्रुवित हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो उस एंगल को, उस कोण को हम बोलेंगे ब्रूस्टर का कोण या ध्रुवण का कोण कहते हैं। पोलराइजेशन एंगल्स बोलते हैं या ब्रूस्टर एंगल्स बोलते हैं उसको। तो ब्रूस्टर का एंगल किसको कहेंगे कि वह आपतन कोण का वह मान, ये आपतन कोण होगा, इंसिडेंस एंगल होगा, ये आपतन कोण कहलाएगा। ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। ये तीनों की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है। तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत परावर्तित प्रकाश होता है वो पूर्णतः क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, 100% ध्रुवित हो जाता है। आपतन कोण के संगत का वह मान या आपतन कोण का वह मान जिसके संगत परावर्तित प्रकाश ये वाला लाइन पूर्णतः ध्रुवित हो जाएगा, 100% पोलराइज हो जाएगा। उस आपतन कोण को ही हम क्या बोलेंगे, हम ध्रुवण कोण बोलेंगे या ब्रूस्टर का कोण कहते हैं। तो ये वाला जो कोण कहलाएगा ब्रूस्टर का कोण कहलाएगा। और ये कब बनेगा, जब ये लाइट पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, समतल ध्रुवित हो जाना चाहिए। ध्रुवित हमेशा होगा लेकिन 100% नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना, जिस समय 100% हो जाता है ये प्रकाश ध्रुवित, उस कोण को हम बोलेंगे ब्रूस्टर का कोण या क्या कहेंगे उसको, पोलराइजेशन एंगल कहते हैं या ध्रुवण कोण कहते हैं। ये चीज इसमें ध्यान रखना। अब ब्रूस्टर का नियम होता है क्या वास्तव में, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रूस्टर का नियम है ना, नियम जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा उसने कहा था वैसे कैसे हम डेफिनेशन देंगे उसकी नियम की। तो म्यू जो होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, आईपी जो होता है वो ध्रुवण कोण कहलाता है, और टेन जो होता है वो स्पर्शजा कहलाता है। तो ये अपने को फार्मूला याद रखना, म्यू इक्वल टू 10 IP, ये ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। म्यू किसी माध्यम का अपवर्तनांक, IP ध्रुवण कोण, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण, 10 कोण बोलते स्पर्शजा के बराबर होता है। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक IP ध्रुवण कोण कहलाता है, ध्रुवण कोण की 10 कोण स्पर्शजा बोलेंगे बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है। इसको हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तो याद हो गया होगा कि ब्रूस्टर का नियम का फार्मूला आपने को याद रखना, म्यू इक्वल टू 10 IP। म्यू किसी माध्यम का अपवर्तनांक, IP ध्रुवण कोण और 10 स्पर्शजा कहलाती है।
तो शब्दों में अपन इसको लिख सकते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्क्वायर के बराबर होता है। ये ब्रूस्टर का नियम होता है। अब इसके आधार पर अपन सिद्ध करेंगे कि परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको बोलते हैं लंबवत। तो स्नेल का नियम हमने पढ़ रखा है। स्नेल के नियम के अनुसार v = sin i बटे sin r होता है। ये स्नेल का नियम हमने पढ़ रखा अपवर्तन में कि μ = sin i अपान sin r। i की जगह अपने ip ले लिया, मतलब यहाँ ध्रुवण कोण की बात कर रहे हैं अपन, इसलिए i की जगह ip से प्रदर्शित करेंगे अपन उसको। तो μ = sin ip अपान sin r होता है। और tan ip, tan थीटा का सूत्र भी अपने को पता है, tan थीटा = sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। ये tan थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ ip लगा, इसलिए दोनों में हम ip लगा देंगे। sin tan ip = sin ip अपान cos ip। अब ये म्यू और tan ip, इन दोनों के मान यहाँ रख देंगे। म्यू की जगह क्या रखेंगे, इस म्यू की जगह रख दो sin ip अपान sin r, और tan ip की जगह sin ip अपान cos ip। ये दोनों tan की जगह ये मान रख देंगे और इस म्यू की जगह हम मान ये रख देंगे। इन दोनों के मान रख देंगे। ये म्यू का मान है, देखो ये म्यू का मान है, इसकी जगह ये रखते हैं ये, और tan ip का मान ये, tan ip का मान है। ये दोनों के मान रख दिए। sin ip से sin ip कैंसिल हो जाएगा। sin r = cos ip या sin r = cos को जब भी साइन में चेंज करना हो तो 90 माइनस थीटा कर देना। तो sin 90 माइनस थीटा, ip की जगह थीटा आ जाएगा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो जब भी साइन cos आ जाए, उसको साइन में बदलना हो तो 90 माइनस थीटा कर देना, तो cos में साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, r 90 माइनस थीटा बचेगा। इस ip को इधर ले आना, ip + r = 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ip और r के बीच, ip कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये हमेशा बराबर ही होते हैं। जितना आपतन कोण होगा उतना उतना परावर्तन कोण होगा। इसलिए अपन ने यहाँ यदि ip लिखा है तो यहाँ भी हम ip ही लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये परावर्तन का नियम होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना कोण ip होगा, आपतन कोण होगा, उतना उतना ये परावर्तन कोण कहलाता है। ये आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण ip और ये परावर्तन कोण ip, दोनों बराबर होंगे ज्यादा। तो ip + r = 90 डिग्री। अब अपने को सिद्ध करना कि ये किरण यानी परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये अपने को सिद्ध करना। तो ये वाला देखो, ये लाइन हमने एक लाइन खींच रखी है, अभिलंब जिसको हमने प्रदर्शित किया, ये कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। जब भी कोई लाइन होती है तो लाइन पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। MQN कोण MQN, मतलब पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक का एंगल, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक का एंगल, ये 180 डिग्री का कोण है, ये MQN। तो एंगल MQN = 180 डिग्री, डायग्राम में दिख रहा है अपने पास। अब MQN को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक एंगल ये मतलब MQS एंगल MQS प्लस ये वाला एंगल, ये वाला यहाँ से तक SQR, यहाँ से SQR लिख रखा देखो। फिर ये वाला एंगल, ये वाला RQN, SQR और RQN, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। फिर से देखो MQN 180 है, तो MQN की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MQS प्लस SQR प्लस RQN = 180 डिग्री। तीनों का योग 180 डिग्री दिख रहा है आपको। अब MQS कितना है, IP, तो MQS की जगह IP रख लो, MQS की जगह IP रख लो। SQR अपने को नहीं ज्ञात है, उसको SQR ही लिखो। फिर RQN कितना माना अपने, R ये अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, इसको हमने R मान लिया। तो RQN की जगह R लिख दिया, इसको पास में लिख लिया इधर IP + R, इसको वैसे लिख लिया। और IP + R का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो ये इक्वेशन 2 से यहाँ मान रख देंगे IP + R की जगह
90 डिग्री कर देंगे क्योंकि इसका मान 90 डिग्री हमने निकाला, इसको 90 डिग्री कर दो यहाँ पर। 90 प्लस एस क्यू आर इक्वल टू 180 या एस क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 90 या एस क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। यानी एस क्यू आर ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या प्रूफ निकल रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है कि एस क्यू आर किसके बीच का कोण है, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण है। यानी परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती है, म्यूचुअल क्या होती है, नॉर्मल होती है या परपेंडिकुलर होती है। तो हम सिद्ध भी कर दिया कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि परावर्तित और अपवर्तित किरण क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, परस्पर लंबवत होती है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यदि कांच होता है तो उसके लिए ध्रुवण कोण का मान 57 डिग्री होता है, और यदि पानी होता है तो उसके लिए ध्रुवण कोण का मान लगभग 53 डिग्री होता है। तो दोनों के एंगल याद रखना, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान कितना होता है और पानी के लिए ध्रुवण कोण का मान लगभग कितना होता है। ये दोनों एंगल अपने को पता होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।